तिब्बत में जो झील किसी भी वक्त टूट सकती है उसके बारे में हमने आपको कल बताया था। अब नेपाल के रसुआ प्रशासन ने झील के किनारे टूटने की सूचना दी है। उसके तटबंध, उसके किनारे टूट रहे हैं। हालांकि अधिकारियों को अभी पक्के तौर पर यह जानकारी नहीं है कि झील कितनी बड़ी है, लेकिन हालात की गंभीरता को देखते हुए चीन की इंजीनियरिंग टीम ने एरियल सर्वे का 3D मॉडल दिखाया है, जिसके आधार पर आई जानकारी डराने वाली है। अनुमान है कि यह झील करीब 150 मीटर लंबी है और इसकी गहराई 40 से 50 मीटर तक है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता है झील में लगातार बढ़ता पानी। कल तक इसमें करीब 20 लाख क्यूबिक मीटर पानी था, लेकिन आज पानी बढ़कर करीब 25 लाख क्यूबिक मीटर हो गया है। अगले 3 दिनों में इसका पानी 50 लाख क्यूबिक मीटर तक पहुंच सकता है। यह इतना ज्यादा पानी है कि जितना 1200 ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल में होता है। ऐसी आशंका है कि 1 सितंबर तक पानी का दबाव सबसे ज्यादा हो जाएगा और इतने दबाव में यह झील कभी भी टूट सकती है। अब इतना पानी हजारों मीटर की ऊंचाई से मलबे और पत्थरों के साथ बहेगा तो तबाही बहुत बड़ी हो सकती है। और उससे भी बड़ी बात यह कि जो तबाही 26 अगस्त को नेपाल ने देखी, ये तबाही उससे भी बड़ी हो सकती है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ इससे डिफर करते हैं। उनका कहना यह है कि उस दिन की तबाही से बड़ी ये तबाही नहीं होगी, क्योंकि उस दिन जो ग्लेशियर का टुकड़ा टूटा वो बहुत बड़ा था। और दूसरे ये भी कि अब वो जो पाथ है जिससे होकर भोटेकोशी और त्रिशूली बहते हैं, उसके आसपास लोग अब या तो वहां से जा चुके हैं या आसपास जो लोग हैं वो सतर्क हैं, इसलिए आपदा उतनी बड़ी नहीं होगी। बहरहाल, जब पहाड़ों से आए सैलाब ने कुछ ही मिनटों में नेपाल के हालात खराब कर दिए थे। कई रिहायशी इलाके एक तरह से मिट्टी में मिल गए। सैलाब से पहले जहां ऊंची ऊंची इमारतें थीं, वहां सिर्फ मलबा नजर आ रहा है। तो नेपाल में हमारी टीम एक ऐसे स्कूल पहुंची जहां तबाही आने से पहले बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन अब वहां सिर्फ बर्बादी के निशान हैं। मैं इस वक्त धादिंग जिले के गलछी बैरनी बागेश्वरी माध्यमिक विद्यालय में खड़ा हूं और इस विद्यालय की स्थिति को देखकर आप यही सोचेंगे कि आखिर प्रकृति ने नेपाल के ऊपर कैसी मार दी है, किस तरीके से लोग यहाँ परेशान रहे होंगे। और लोगों का तो छोड़िए, जो स्कूल के बच्चे हैं, जो स्कूल आए हुए थे, वो किस स्थिति में रहे होंगे आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। इस क्लासरूम को देखिए। बच्चे जब यहाँ पढ़ने आए थे सुबह के वक्त में, तो वो बिल्कुल आम दिनों की तरह वैसे ही आए जैसे उन्हें लगा कि वो अपने स्कूल जाएंगे, स्कूल में खेलेंगे, पढ़ेंगे, टीचर के साथ बात करेंगे, कुछ समझेंगे। लेकिन आने के कुछ ही देर के बाद उन्हें पता चला कि असल में आज प्रकृति को कुछ और ही मंजूर है। और तभी ये बच्चे यहां से अपने स्कूल बैग, अपने टिफिन बॉक्स, अपने वाटर बॉटल को छोड़कर यहां से किसी तरीके से चले जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। और ये स्थिति सिर्फ एक क्लासरूम की नहीं है, एक स्कूल की नहीं है। न जाने कितने ऐसे स्कूल हैं, कितने ऐसे क्लासरूम हैं। इस स्कूल के ग्राउंड फ्लोर पर जितने भी क्लासरूम हैं, उस क्लासरूम में ऐसे ही दलदल है। ये कह रहे हैं कि स्कूल में 750 बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे हैं। उन बच्चों को किसी तरीके से उस वक्त में, बहुत कम समय में इन्होंने यहां से निकाला और निकाल करके लेकर गए। और इतना वक्त भी नहीं मिला उन बच्चों को कि वो अपने बैग को, अपने टिफिन बॉक्स को संभाल पाते। ये क्लासरूम की स्थिति एक बार दिखाइए मनीष। ये इस तरीके से जो आप मलबा देख रहे हैं, आप सोच लीजिए कि उस वक्त कैसा मंजर रहा होगा। यहां भी आपको वैसे ही जैसे स्कूल में होता है, बेंच है, डेस्क है, बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था है, सामने पढ़ने के लिए ये बोर्ड लगे हुए हैं। लेकिन ये उन बच्चों की अधूरी कहानी है जो कल तक इन्हें अपने कंधों पर लेकर स्कूल आया करते थे। नेपाल में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लगातार लोगों की तलाश भी चल रही है। अब तक की जानकारी के मुताबिक 550 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कई शव मिल भी चुके हैं। अकेले चितवान इलाके में 190 लोगों के शव मिले हैं। करीब 1500 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और 1000 से ज्यादा लोगों की तलाश अब भी जारी है। कई जगहों पर हालात ये हैं कि अस्पतालों में शव रखने की जगह तक नहीं बची। रसुआ जिले के प्रशासन के मुताबिक कुछ शवों की पहचान हो पाना मुश्किल है, जिसके लिए DNA टेस्ट कराए जाने वाले हैं। नेपाल में कई अस्पताल भी ऐसे हैं जो सैलाब की चपेट में आए। हमारे संवाददाता आकाश वत्स ऐसे ही एक अस्पताल पहुंचे। स्कूल के बाद अस्पताल का हाल आकाश की निगाहों से।
नेपाल के धादिंग जिले के बैरेनी में हूँ। ये बैरेनी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। और अब यहाँ से ये जो मलबा है, मलबा निकालने का काम शुरू हो गया है और इस अस्पताल को फिर से शुरू करने की तैयारी हो रही है। आप जब अंदर आएंगे, आगे आते रहेंगे मनीष, ये लगभग घुटने भर मलबा है। और हॉस्पिटल का ये मनीष, ये दिखाइए, ये टिकट काउंटर, रूम नंबर 101, ये टिकट काउंटर है। लेकिन इस टिकट काउंटर में अभी फिलहाल जाना ठीक नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। ये है टिकट काउंटर वाला वो रूम नंबर 101। और इसकी स्थिति देखिए, कुछ भी सुरक्षित नहीं है। जितना जो कुछ था सब बर्बाद हो चुका है। एक भी सामान यहां आपको सुरक्षित नहीं मिलेगा। जो स्थान, जो जगह, जो कमरा लोगों को ठीक होने की गारंटी देता था, उस कमरे की स्थिति कैसी है और पानी कहां तक था, वो सारे निशान आपको दिखेंगे। एक्सरे रूम है, रूम नंबर 104। मनीष, अगर दिखा पाए तो दिखाइए जरा, एक्सरे मशीन को दिखाइए, एक्सरे मशीन को दिखाइए कि अब कुछ भी सुरक्षित नहीं है, सब बर्बाद हो गया, या तो बह गया या यहां जो है वो सब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। कुछ भी आपको यहां पर सुरक्षित नहीं मिलेगा। हम कोशिश करते हैं इसमें जाने की, नहीं, यहां जाना ठीक नहीं है। आगे की तरफ चलकर देखते हैं। यहाँ जितने स्ट्रेचर हैं, जो बेड हैं, वो सब बर्बाद हो चुके हैं, या तो बह गए या फिर वो बर्बाद हो गए। कुछ भी सुरक्षित नहीं है। जिससे सब कुछ ठीक होता था, जिस स्थान पर आकर लोग खुद को ठीक मानते थे, उस स्थान पर अब कुछ भी ठीक नहीं है। और इतनी दर्दनाक तस्वीरों के बीच एक सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि आखिर ऐसा हो क्यों गया? नेपाल में अचानक इतना बड़ा सैलाब आया क्यों? इसका कारण अस्थायी झील का फटना माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स इस तरह की घटनाओं को क्लाइमेट चेंज से जोड़कर भी देख रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि बढ़ती गर्मी हिमालय के ग्लेशियर्स और पहाड़ों को कमजोर कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हिमालय के ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। पिछले 30 वर्षों में नेपाल के करीब 1/3 ग्लेशियर्स पिघल चुके हैं। चिंता की बात यह है कि पिछले एक दशक में ग्लेशियर्स के पिघलने की रफ्तार और ज्यादा बढ़ी है। अब ये पहले के मुकाबले करीब 65% ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। और बढ़ती गर्मी का असर सिर्फ ग्लेशियर्स तक सीमित नहीं है, पहाड़ों की ढलानों पर जमी बर्फ भी पिघल रही है। जब ढलानों पर जमी बर्फ पिघलती है तो चट्टानों और मिट्टी को बांधे रखने वाली जकड़ और पकड़ कमजोर होती है, और यही वजह है कि पहाड़ों के टूटने और लैंडस्लाइड का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए ऐसे खतरों को वक्त रहते पहचानने की जरूरत है, वरना प्रकृति का ये प्रकोप आगे और खतरनाक हो सकता है। मैं धादिंग में हूँ। बैरेनी एक जगह है धादिंग में, मैं वहाँ हूँ। और इस तस्वीर को देखकर आप बहुत आसानी से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात किस तरीके के रहे होंगे, किस तरीके का वो मंजर रहा होगा, वो खतरनाक मंजर। अब हालांकि जो सड़क के ऊपर जो दलदल था उसे हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ सड़क के दूसरे हिस्से में जो तस्वीर आपको दिखेगी वो तस्वीर बताएगी कि इतनी आसानी से सब कुछ नहीं होने वाला है। सड़क के इस हिस्से में जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ये ऐसा मलबा है, ये ऐसा दलदल है कि इस दलदल में फिलहाल कोई जा नहीं सकता। मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं कि अगर यहां कोई जाने की कोशिश करेगा तो वो किस तरीके से इसमें फंस सकता है। हालांकि धूप बहुत तेज है, पिछले 2 दिनों से काफ़ी धूप हो रही है। और उस धूप के बाद हुआ यह है कि ये जो मलबा है, ये जो दलदल है, वो धीरे धीरे सूख भले ही रहे हैं, लेकिन अभी भी हालात पहले की तरह नहीं बने हैं और उसे बनने में अभी लंबा वक्त लगेगा। सामने देखिए, अब लोग धीरे धीरे साफ सफाई में लग गए हैं। धीरे धीरे वो कोशिश कर रहे हैं कि ये सब साफ हो जाए। हम कोशिश करते हैं बात करने की। हजूर, यो हजूर को पसल हो स्टेशनरी बागेश्वरी स्कूल स्कूल को स्टेशनरी हो हजूर को यति डुबिया छ। यति डूबिया थी। ये बता रहे हैं कि यहाँ तक पानी था। अगर मैं यहाँ ऐसे खड़ा हो जाऊं तो आप समझिए इतना पानी था इस स्थान पर, जबकि ये जो दुकान है, ये दुकान ऊंचाई वाले स्थान पर है। इंसान तो किसी तरीके से, जब सूचना मिली तो इंसान तो किसी तरीके से यहां से बच निकला, लेकिन यहां जो मवेशी बंधे हुए थे
वो मवेशी अब नहीं रहे, वो पानी में बह गए।